बिगुलर्स का संकेत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किए जाने पर बैंड पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी और राष्ट्रीय सैल्यूट होगा। सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे और अन्य समस्त जन सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। ध्वजारोहण होने जा रहा है। सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सलामी जागी, राष्ट्र सलाम, सलाम देश। परेड कमांडर युवा आईपीएस अधिकारी उदित पुष्कर मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। निरीक्षण वाहन पर माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक महोदय और आज के परेड कमांडर उदित पुष्कर मंथर गति से निरीक्षण वाहन रवाना हो चुका है। अधिकारी दीर्घा और गणमान्य दर्शक दीर्घाओं के सामने से होता हुआ यह निरीक्षण वाहन इंस्पेक्शन लाइन के सामने से गुजरेगा। ये टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं क्योंकि इन्होंने पिछले कई दिनों से काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जो इनके श्रम सीकरों से भीगा नहीं होगा। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय श्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में ये भरोसे का स्वाधीनता दिवस है। पूरा प्रदेश भूपेश है तो भरोसा है की भावना से भरा हुआ है। भरोसा समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय का, भरोसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी सेवाओं को पहुंचाने का, भरोसा लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता की रक्षा का, भरोसा सबके साथ समानता का, भरोसा छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान, संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ाने का, भरोसा किसानों और मजदूरों का, महिलाओं और युवाओं का, भरोसा समाज के सभी वर्गों का।
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है, वो बयां करता है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व के सामने है। जो सुशासन प्रदेश में आज कायम है, वो हमें हर तरह की आजादी का विश्वास दिलाता है। नंबर 1 पर है सीमा सुरक्षा बल। नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हेमकरण पारी, 30वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, कोयली बेड़ा, कांकेर। नंबर 2 पर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप निरीक्षक गौरव जोनवाल के नेतृत्व में है, 211वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, थनौद, रायपुर। नंबर 3 भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उप निरीक्षक आकाश के नेतृत्व में 29वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा बल, कोंडागांव। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विजय सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्टील, भिलाई स्टील प्लांट। सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी है उप निरीक्षक भास्कर आनंद के नेतृत्व में, आप हैं 33वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, केवटी, कांकेर। पड़ोसी राज्य ओडिशा पुलिस का प्लाटून निरीक्षक विभू प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी, प्लाटून कमांडर पालेश्वर धृत लहरे, 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी है उप निरीक्षक उमा ठाकुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की यह टुकड़ी, प्लाटून कमांडर वेद नारायण सेन, 2री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, सक्रिय, संपत, CIAT स्कूल, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जेल का यह प्लाटून सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सैयद एहसान अली, 2री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, सक्रिय। नगर सेना की महिला टुकड़ी है उप निरीक्षक शांता लकड़ा के नेतृत्व में। एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स, सीनियर अंडर ऑफिसर प्रणाली रंगारी, 8 CG गर्ल्स बटालियन, रायपुर। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज, सीनियर अंडर ऑफिसर चेतन पांडे के नेतृत्व में 27 CG बटालियन, एनसीसी, रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस की अश्वारोही टुकड़ी APC अशोक पटेल के नेतृत्व में, 3री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, अमलेश्वर। और छत्तीसगढ़ पुलिस और नगर सेना के संयुक्त बैंड प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर मारुति राव तायवाड़े, 1म वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जो स्वप्न आपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं व्यापक जन कल्याण के लिए आपने बनाई हैं, उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी। बहुत ही उत्साह और आह्लाद इस समारोह में मौजूद लोगों में दिखाई दे रहा है। राज्य की पुलिस और सशस्त्र बलों के प्रति मुख्यमंत्री जी ने सदैव सहानुभूतिपूर्ण रुख रखा है। पुलिस और सशस्त्र बलों की समस्याओं को जानने और उनके निराकरण के प्रति आपने उच्च स्तर की संवेदनशीलता का परिचय दिया है। आज की ये जानदार परेड देखकर मानो नभ भी सहम गया है और वर्षा काल के बादल कहीं दूर चले गए हैं, ताकि अंतरिक्ष से भी आज के इस परेड समारोह को देखा जा सके। आज आजादी की उद्दाम ज्वाला जो हम सभी के दिलों में है, उससे आज के इस स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह का आनंद कई गुना बढ़ गया है। आज पूरे देश में आयोजित होने वाले ऐसे समारोहों से हमारे शत्रु सिहर कर रह गए होंगे। इन बलों का तेज देखकर थोड़ा सा जलसा। स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा में समाहित किए हुए अब
सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। परेड खाली कर। परेड बाजू शत। ऑफिसर्स वापस जगह लो। परेड बगल शत। परेड कूच कॉलम में मन से गुजरेगी। परेड दाहिने मुड़। ओज, तेज, कांति और शौर्य को हृदय में समाहित किए हुए अब परेड के ये प्रतिभागी गण सलामी मंच के समक्ष गुजरेंगे। परेड कमांडर एवं परेड 2IC अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर। इन क्षणों में हमारी शुभकामनाएं इनकी ओर कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, सदैव अजेय अप्रतिहत रहते हुए बढ़ चले हमारे ये जीन, न केवल आज के इस परेड क्षण में बल्कि सदैव अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलें। इन्हीं शुभ भावों के साथ परेड अगले क्षण में प्रतिष्ठित होती हुई। परेड बाएं से तेज चल। और इनके अच्छे प्रदर्शन पर हम बहुत ही जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। सधे हुए कदमों से अभी अभी जो गोलियां दागी गई हैं, उनकी गूंज देश के दुश्मनों, नक्सलियों और आतंकवादियों तक जरूर पहुंचेगी।
परेड 2IC उप पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार सयाम एवं राजस्थान पुलिस का यह दल उप निरीक्षक श्री पूरा राम के नेतृत्व में विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन का दल उप निरीक्षक श्री नीरज अहिरवार के नेतृत्व में महिला विशेष सशस्त्र बल जिला बल एवं रेल की टुकड़ी उप निरीक्षक श्रीमती सोनम साहू जिला बल नर्मदापुरम की ओर से विशेष सशस्त्र बल दक्षिण जोन उप निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार 13वीं वाहिनी ग्वालियर के नेतृत्व में हॉक फोर्स का यह दल उप निरीक्षक श्री चंचल डोमड़े हॉक फोर्स बालाघाट के नेतृत्व में एसटीएफ की टुकड़ी उप निरीक्षक श्री राहुल वर्मन 25वीं वाहिनी भोपाल के नेतृत्व में जिला पुलिस बल उप निरीक्षक श्री बलवीर सिंह खरतिया जिला बल जबलपुर के नेतृत्व में जेल विभाग महिला का यह दल सहायक जेल अधीक्षक सुश्री सोनम बंटोरे जिला जेल खंडवा के नेतृत्व में शासकीय रेल पुलिस उप निरीक्षक श्री ब्रजेंद्र छावरिया जिला बल झाबुआ के नेतृत्व में नगर सेना होमगार्ड का दल उप निरीक्षक श्री मयंक तिवारी होमगार्ड दिल्ली के नेतृत्व में एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स सीनियर ऑफिसर सुश्री जी खुशबू के नेतृत्व में एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज सीनियर अंडर ऑफिसर श्री मयंक चंदेल के नेतृत्व में गाइड गर्ल्स की नन्ही छात्राएं कमांडर कुमारी खुशी आम्रवंशी के नेतृत्व में स्काउट बॉयज का यह दल कमांडर श्री आदित्य तिवारी के नेतृत्व में शौर्य दल की यह टुकड़ी कमांडर कुमारी प्राची मिश्रा के नेतृत्व में लाडली बहना का यह दल कमांडर श्रीमती सरिता गंगवार के नेतृत्व में अश्वारोही दल निरीक्षक श्री राकेश कुमार गौड़ के नेतृत्व में
हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक देश को विदेशी साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक पहलू थे। इस लड़ाई से न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीरनारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसे हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। हमारा सौभाग्य है कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अनेक महान नेता आजाद देश के नवनिर्माण का नेतृत्व भी करते रहे। मैं उन पुरखों को याद करते हुए नई पीढ़ी को बलिदान और योगदान की गौरवशाली विरासत से जोड़ना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था। वहीं वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर सी राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामनराव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बख्शिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, कीर्तिबाई बघेल, श्रीमती लीलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन बघेल, हंसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मैं सभी को सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारतवासियों की एकता की स्याही से लिखा गया है। देश में जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति आदि विविधताओं के बावजूद भारतवासियों के साथ रहने और साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता रही है। सर्वधर्म समभाव वाली हमारी एकजुटता के कारण भारत की एकता और अखंडता मजबूत बनी रही। आजाद भारत का गौरवशाली संविधान कहता है, भारत देश राज्यों का संघ है, इसलिए भारत सरकार को संघ की सरकार कहा गया है। इसका मतलब है कोई एक राज्य भी यदि संकट में है तो यह उस राज्य की निजी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। आज मैं इस मंच से संकटग्रस्त सभी राज्यों की चिंताओं में छत्तीसगढ़ की सहभागिता व्यक्त करता हूं। देश की आजादी और संविधान प्रदत्त अधिकार सबके लिए है और जब तक सब भारतवासी उनका समुचित उपयोग कर पाएंगे तभी तक हमारी आजादी सुरक्षित रह पाएगी। प्रत्येक राज्य को और प्रत्येक सारी दुनिया ही एक परिवार है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये दो वो है
जिसने हजारों साल पहले कहा धर्म की जय हो मतलब अच्छाइयों की जय हो, अधर्म का नाश हो मतलब बुराइयों का नाश हो, और केवल मनुष्य में नहीं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने उद्घोष किया सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेद। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दुनिया को आदर्श देने वाला हमारा देश आपसी मतभेदों के कारण बीच में गुलामी का शिकार हुआ। पराधीनता की बेड़ियों ने भारत माता को जकड़ा। पहले मुगल और फिर अंग्रेजों के आक्रमण हुए, लेकिन तब भी भारत ने अपनी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन को नहीं छोड़ा। भारत की आत्मा मरी नहीं, एक के बाद एक अनेकों महापुरुष ऐसे हुए जो ज्ञान का प्रकाश देते रहे और पराधीनता के काल में प्रारंभ से ही देश की आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, और जिसका संगठित रूप था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उस समय नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, उनसे भी पहले मंगल पांडे ने आजादी की लड़ाई का उद्घोष कर दिया। तब गरज कर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं खून की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपने प्राणों से प्यारी झांसी नहीं दूंगी। नाना साहब पेशवा, हमारे वासुदेव बलवंत फड़के, अमर शहीद कुंवर सिंह, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, क्रांति की लौ धधक उठी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी लगातार देश की आजादी के लिए संघर्ष चलता रहा, और उस संघर्ष को लाल बाल और पाल की जोड़ी ने धार दी। तब लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जी अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। सत्य और अहिंसा के अस्त्र को साथ लेके आजादी की लड़ाई, अहिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और उसी समय हुए ऊधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, जिन्होंने कहा था कि इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। क्रांतिकारी आजादी के तराने गाते थे और कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमारे कई क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने उद्घोष किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज बन गई। एक नहीं, अनेकों क्रांतिकारी, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे काले पानी की सजाएं जिनको दी गई। महात्मा गांधी ने फिर नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। आजाद हिंद फौज के कारण वैसे ही अंग्रेज कांप उठे थे, और इसके बाद 15 अगस्त को 1947 में यह देश स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आसानी से नहीं मिली आजादी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़ गए थे, और जब फांसी के फंदे चूमने वो जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे। उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था, मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे, और भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे कि मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पे जन्म लें, और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन एक कसक हमारे सीने में आज भी है, आजादी तो हमें मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। विभाजन की विभीषिका आज भी भूले नहीं भूलती। एक ऐतिहासिक भूल हुई उस समय, देश के टुकड़े कर दिए गए, भारत के टुकड़े हो गए। एक और भूल हुई उस समय,
जिसको मैं ऐतिहासिक भूल कहता हूं। कश्मीर की आजादी के लिए हमारी सेनाएं लड़ रही थी, अचानक युद्ध विराम हो गया और बाद में एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में रह गया, लेकिन भारत में जो कश्मीर था उसमें भी धारा 370 जैसी है, धारा 370 लगा के भारत के साथ उसको एक रस नहीं होने दिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त करके एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे कि संकल्प को पूरा किया गया है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बेटे बेटियों, ये देश भारत माता हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, मां है हमारी। और अटल जी ने जो शब्द कहे थे अपनी भारत माता के लिए, वो आज आजादी के अमृत काल में वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। ये देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय का मस्तिष्क है, हिमालय का मस्तिष्क है। गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में डाल दी गई तो एक ही आवाज वहां से आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की। आज आजादी के 75 साल में हमारे देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्धशाली भारत और एक शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। कई मामलों में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। कौन कहता था पहले कभी कि कोविड जैसी महामारी में वैक्सीन इतने जल्दी बना ली जाएगी और 140 करोड़ भारतवासियों के साथ साथ दुनिया के 100 देशों के बहनों और भाइयों को लगा के उनकी जिंदगी बचा ली जाएगी। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। हमारा आज कहना है, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर आंख उठा के भारत माता की तरफ देखा तो उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक नई ताकत के साथ भारत उठ के खड़ा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस अभूतपूर्व विकास के कारण अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश ने भी कम प्रगति नहीं की। मेरे बहनों और भाइयों, एक समय था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ पानी नहीं था। तब और अब के मध्य प्रदेश में जब मैं याद करता हूं तो जमीन और आसमान का अंतर था। एक जमाना था 2003, 4, 5 का, मुझे याद आता है मध्य प्रदेश में आतंक का राज था। उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक जनता को चैन से सोने नहीं देता था। और तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश की धरती पर डाकू नहीं रहेंगे। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देता हूं। हमने संकल्प लिया और 6 महीने के अंदर चंबल के रीढ़ों से सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। वो समय था तब नक्सलवादी एक सिटिंग मंत्री जी की गर्दन काट के ले गए थे। हमने नक्सलवाद को नेस्त नाबूद करने का काम किया है, आतंक को कुचलने का काम किया है। सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में ध्वस्त कर दिया गया। और आज भी अगर इक्का दुक्का कोई घटना होती है तो हमारा पुलिस बल, हमारे जवान, चाहे नक्सल हो चाहे आतंकवादी हो, कुचलने में देर नहीं करते। मध्य प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हम बीमारू नहीं हैं, आज हम समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हुए हैं। कभी मध्य प्रदेश में टूटी फूटी केवल 60,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हमने ग्रामीण सड़कों को मिला लें तो 5 लाख का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा शेष 2,12,701 आवासों के निर्माण हेतु हमने राज्य के नए बजट में
3,228 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं दूसरी ओर हमने वर्ष 2011 की जनगणना के बाद पात्र हुए परिवारों की भी चिंता की है। भारत सरकार द्वारा हमारे अनुरोध को नहीं माना गया तो हमने राज्य स्तर पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते हुए प्रदेश की अपनी योजना लागू करने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि यह वादा पूरा करते हुए हमने आवास न्याय योजना प्रारंभ कर इसके लिए प्रथम बजट प्रावधान भी कर दिया है। यह योजना भी हमारी सरकार की न्याय यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। श्रमिकों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक क्रांतिकारी उपाय किए हैं। कारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 38,32,000 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। पंजीकृत श्रमिकों को बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, कौशल उन्नयन, पारिवारिक जरूरतों आदि से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करते हुए निचले स्तर पर विकास में तेजी लाने हेतु हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों का मानदेय, सुविधाएं तथा वित्तीय अधिकार बढ़ाया है। आदिवासी अंचलों और वन क्षेत्रों सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में आजीविका के नए नए अवसर बनाने, जीवन स्तर संवारने, तरक्की और खुशहाल के नए नए आयाम गढ़ने को हमने सबसे जरूरी काम समझा है। वर्ष 2018 तक तेंदुपत्ता संग्रहण और मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी भी बेहद अनमने तथा अव्यवस्थित तरीके से की जाती थी, जिससे वन आश्रित लोगों का हक मारा जा रहा था। हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा किया है। वर्ष 2021 तथा 2022 में जो तेंदुपत्ता के कारोबार थे, इस वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दी जा रही है। वहीं हमने 67 अन्य लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का इंतजाम किया और 388 करोड़ रुपए मूल्य के लघु वनोपजों का संग्रहण किया गया है। छत्तीसगढ़ देश के कुल लघु वनोपज का 3/4 से अधिक उपार्जन करने वाला राज्य बन गया है। हमने इन वनोपज के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन के लिए अनेक उपाय किए हैं। सी मार्ट का संचालन किया जा रहा है, जहां 1,512 प्रकार के उत्पादों को बेचा जाता है। निरस्त वनाधिकार पत्रों के दावों की समीक्षा और बड़े पैमाने पर वितरित करने का वादा हमने किया था। आज मुझे कहते हुए संतोष का अनुभव होता है, प्रदेश में 5,18,617 व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा वन संसाधन श्रेणी के वन अधिकार पत्रों के माध्यम से 1,04,21,000 एकड़ भूमि वितरित की गई है। इतना ही नहीं, देश में पहली बार हमने नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पत्र तथा विशेष कमजोर जनजाति समूहों को पर्यावास के अधिकार पत्र भी प्रदान किए हैं। बस्तर संभाग में कोसा फलों के उत्पादन को भी यहाँ ताकत बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन का गठन का कार्य प्रारंभ किया है। रैली कोसा फल का धागाकरण से बस्तर के रेशमी सपने पूरे होंगे। प्रदेश में रेशम बनाने के कार्य में लगे लगभग 51,000 हितग्राहियों को भी ऐसे प्रयासों का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड को सशक्त बनाकर तथा पारंपरिक कार्यों के लिए मंडलों का गठन कर आदिवासी तथा अन्य ग्रामीण अंचलों में लाखों लोगों की आजीविका के साधन मजबूत किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में सड़क, पुल पुलिया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार के साधन जैसे तमाम बुनियादी अधोसंरचनाओं का विकास किया गया, जिसके कारण वहां शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थितियों में तेजी से सुधार हुआ है। इसके साथ ही हमने आदिवासी समाज की मूल संस्कृति को सम्मान के साथ बचाए रखने के लिए
बहुत संवेदनशील प्रयास किए हैं। प्रत्येक जुगुड़ी और गोटू के संरक्षण, जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी कर दी गई है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। सार्वभौम पीडीएस हमारा एक बड़ा वादा था। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने 2,66,00,000 लोगों तक पीडीएस पहुंचाकर 2011 की जनगणना अनुसार 100% कवरेज कर लिया है। खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को भी गति दी गई है। सभी जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निवासित, निःशक्त जन, राशन कार्डधारियों, मध्याह्न भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों को आयरन, फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। 64 लाख जरूरतमंद राशन कार्डधारियों को वर्ष 2023 की पूरी अवधि में मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन भी सभी राशन दुकानों में किया जा रहा है। हमने 4 वर्ष पहले ये आकलन किया था, प्रदेश में 4,33,000 बच्चे कुपोषित हैं। इस बात को हमने बहुत गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की थी। आज मुझे कहते हुए खुशी होती है, हमारे अभियान से लगभग 3.25 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से एवं 2.25 लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो गई हैं। इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को स्वस्थ तथा सुपोषित बनाने का हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। मैंने पाया कि बेटियां तथा नवजात शिशुओं की देखरेख में लगी मैदानी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले मानदेय काफी कम है, तो हमने आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोनों का मानदेय दुगुना कर दिया है। 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का मॉडल केंद्र के रूप में विकास, 1,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का बाल सुलभ केंद्र में विकसित विकास, 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ियों का आरंभ, 10 आकांक्षी जिलों और 20 विकास खंडों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास जैसे प्रयास का अच्छा असर हो रहा है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के बजट तथा इनसे महिला स्व सहायता समूह को मिलने वाले ऋण की सीमा में वृद्धि, मात्र 3% ब्याज दर, सक्षम योजना, कौशल्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, मुख्यमंत्री बाल सुविधा योजना, सुविधा योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आदि से प्रदेश की महिलाओं और बच्चों की देखरेख और सम्मान को बढ़ावा मिला है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ हमारी प्राथमिकता में ऊंचे स्थान पर रहा है। इसके लिए हमने प्रदेश में अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम तेजी से आगे बढ़ाया है। तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दूरस्थ आदिवासी अंचलों के हाट बाजारों, दुर्गम बसावटों से लेकर शहरों के तंग बस्तियों तक चलित स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से व्यापक राहत दी। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के जरिए 25 लाख रुपए तक के उपचार निःशुल्क सुविधा दी गई। हाट बाजार क्लिनिक, शहरी स्लम स्वास्थ्य, अमरलेट, निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम आदि के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत 71 लाख लोगों को 70% तक की सस्ती दवा मिलने से 24 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। विभिन्न प्रयासों से संस्थागत प्रसव की दर 73.8 से बढ़कर 86.7% हुई है। मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 137 प्रति लाख हो गई है। दुष्प्रभाव दर 7.72 से घटकर 1.7 प्रति हजार हो गई है। मलेरिया परजीवी सूचकांक 4.6 से घटकर 0.46% हो गया है। इस तरह हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ करने का सपना भी तेजी से साकार कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के मन बंधनों को खोलती है तथा उन्हें आदर्श नागरिक। 1,000 रुपया पैसे का इंतजाम करते हुए और धीरे धीरे बढ़ाते हुए
मैं 3,000 रुपया तक ले जाऊंगा, बहन आंसू नहीं बहाएगी। माताओं बहनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी, उनकी जिंदगी में भी आनंद और प्रसन्नता दमकेगी। ये मेरी सरकार का संकल्प है जिसको मैं पूरा करके रहूंगा। मध्य प्रदेश में तीसरी क्रांति हुई, किसान कल्याण की क्रांति। मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों, याद करो वो दिन जब तुम्हें 16 और 17% ब्याज पर कर्जा मिला करता था। हमने सबसे पहले घटा के बीच ब्याज 0% किया था। मैंने तब कहा था कि खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 कदम हमें उठाने पड़ेंगे। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, उत्पादन की लागत कम करनी पड़ेगी। नंबर 3, उत्पादन का ठीक मूल्य देना पड़ेगा। और नंबर 4, अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो किसान के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, बीज और खाद की बेहतर व्यवस्था की। उत्पादन की लागत घटाने के लिए 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम किया। उत्पादन का उचित मूल्य देने के लिए हमने गेहूं खरीदा, धान खरीदी, अब मूंग खरीद रहे हैं। कोविड काल में भी 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का चमत्कार अगर किया था तो मध्य प्रदेश ने किया था। मूंग में जो बाजार मूल्य है और जो समर्थन मूल्य है उसमें भारी अंतर है, बावजूद इसके हम मूंग भी खरीदने का काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, आश्वस्त रहिए, आपको उत्पादन की ठीक कीमत देने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। और मुझे ये कहते हुए भी